सो वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर हेरिडिटी। तो उसी चैप्टर को हमने आगे कंटिन्यू करना है। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है हेरिडिटी में? हमने हेरिडिटी में लास्ट क्लास में किया था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, डिफरेंट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय द मेंडल। तो कौन कौन से डिफरेंट लॉज थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ पेयर्ड जीन्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपका नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। So your next topic is sex determination. So what is sex determination? The process to determine the sex of the newly developing organism. ठीक है, जो आपका न्यूली डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है उसका इन फ्यूचर सेक्स क्या होगा? सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स सो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो आपकी डिपेंड करती है ऑन द वाई क्रोमोसोम। So Y chromosome in males, they are responsible for the sex determination. Okay, so sex of the child depends upon the Y chromosome, and Y chromosomes are present in males. Okay, अगर आपने what are the genotypes of the gametes? Gametes के genotypes कैसे होते हैं? How you can represent the gametes? How can you represent the genotype of gametes in case of both males and females? Not only XY. अगर आपको नॉर्मल सेल की रिप्रेजेंटेशन आती है दैट मीन्स 44 प्लस XX in case of females, 44 plus XX or 44 plus XY in case of males. ये आपकी मेल्स की है, ये फीमेल्स की। ठीक है, ये आपका नॉर्मल सेल है, डिप्लॉयड सेल। अगर आपको गैमीट्स की पूछा जाता है दैट मीन्स 22 प्लस एक्स इन केस ऑफ फीमेल्स और 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई इन केस ऑफ मेल्स। सो मेल्स में मेल्स आपके जो है वो हेटेरोजाइगस है। सो 2 kinds of gametes are produced in case of males. तो आपने दोनों लिख के आने हैं। ये आपके gametes हैं। represent the cell of represent the genotype of gametes in case of humans आ सकता है। तो वो आपका normal cell है, diploid cells है। What are somatic cells? What are somatic cells? Somatic. Gametic cells are those cells which produce gametes, or germ cells those produce gametes in individuals. Okay, तो somatic cells कौन से होते हैं? Except germinal cells. Body के सारे cells, all the cells of the body except germ cells or the gametic cells, they are known as the somatic cells. ठीक है, बाकी सभी cells को क्या बोलते हैं? Somatic cells. और ये जो आपके 44 chromosomes है इन्हें हम बोलते हैं autosomes. ठीक है, so there are 22 pairs of autosomes and a single pair of sex chromosomes present in the normal diploid cell. So 22 pairs of autosomes and a single pair of sex chromosomes. ठीक है, ये आपके हैं इन द नॉर्मल डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल्स कौन से होते हैं? What are diploid cells? What are diploid cells? बस फिर यही बता दो। What are diploid cells? जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में क्या है? 23 के 2 सेट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, 2 सेट्स आर प्रेजेंट, 23 क्रोमोसोम्स के क्या हो रहा है क्लास? 23 क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स द सेल इज डिप्लॉयड, जिसमें दोनों सेट्स प्रेजेंट है।
गैमीट्स के केस में क्या होता है, आपका सिंगल सेट रह जाता है, ठीक है। सो दीज आर हैप्लॉइड, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। और हैप्लॉइड कैसे होते हैं, ड्यू टू मियोसिस, उनमें मियोसिस होती है, आपने सबने क्वेश्चन गलत लिखा, ठीक है, उनमें मियोसिस होती है, दैट्स व्हाई उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में हमने स्टडी किया था 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहले आता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, उसमें क्या होता है आपकी गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। आफ्टर द गैमीट फॉर्मेशन इज द नेक्स्ट फेज, दैट इज फर्टिलाइजेशन फेज। और फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। दिस इज फीमेल गैमीट, मेल गैमीट, ठीक है। अगर तो आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन आएगी, अगर सेल लिखना है तो दिस इज योर फीमेल नॉर्मल सेल एंड दिस इज योर मेल सेल, ठीक है। अगर पूरा क्रॉस लिखना है, अगर आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आफ्टर दैट इज योर गैमीट फॉर्मेशन, वहां पे आपके गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। मेल्स हेटेरोजाइगस है तो 2 तरह के गैमीट्स होंगे, 22+X एंड 22+Y। इन केस ऑफ फीमेल्स सेम टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इनकी क्या होगी, क्रॉसिंग, दैट इज 44+XX, 44+XY, ठीक है। तो 2 आपके मेल चाइल्ड, 2 फीमेल चाइल्ड केस, ओके। कई बार आपको ये भी दिया हो सकता है, आपको चाइल्ड के जीनोटाइप्स दिए हुए हैं या किसी और के, आपने वो पढ़ा ना टॉल लेंथ या ड्वार्फ लेंथ वाला, उसमें मे भी आपको क्रॉस दिया हो, तो आपने मेल और डिफरेंट सिचुएशंस दी हो सकती हैं, और आपसे पूछा हो सकता है कि मेल्स और फीमेल्स के गैमीट्स या उनका जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। क्लियर है सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट? क्या? तो व्हाट इज द, सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन आपका रिजल्ट क्या आता है फर्टिलाइजेशन का, रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जो आपका जायगोट है दैट इज डिप्लॉयड सेल स्टेज, ठीक है। अभी वो सिंगल सेल है जायगोट और डिप्लॉयड है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मियोसिस, मियोसिस का क्या फंक्शन होता है, formation of gametes and to conserve and maintain the chromosome number in the zygote। अगर gametes में डिप्लॉयड ही रहेंगे तो जो आपका न्यू zygote फॉर्मेशन होनी है वो आपकी abnormal होगी, उसमें 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? सो नेक्स्ट इज योर आई थिंक डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो व्हाट इज डीएनए? फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज आपको डीएनए नहीं है सिलेबस में? So DNA is the genetic material in all the living organisms, ठीक है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह क्यों एक्ट करता है? बिकॉज इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिव, इसका फीचर है। डीएनए इज सेल्फ रेप्लिकेटिव इन नेचर। सेल्फ रेप्लिकेटिव मीन्स, सेल्फ रेप्लिकेटिव मीन्स दैट मीन्स इट कैन डबल इटसेल्फ, है ना। तो ये खुद की न्यू कॉपी बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, खुद को डबल कर सकता है। तो हम बोलते हैं ना डीएनए कॉपिंग इज वेरी एसेंशियल बिफोर द सेल डिवीजन। सो डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसीलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि वो अपनी कॉपी क्रिएट कर सकता है। हाँ जी। सो डीएनए
क्लास चल रही होती है, मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिव डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिव दैट मींस इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है। वो क्या करेगा, खुद को डिवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले क्या होनी है, डीएनए की कॉपी बनेगी, फिर वो क्या करेगा, सेल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा डीएनए कॉपी। व्हाट इज रेप्लिकेशन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। न्यू डीएनए स्ट्रैंड से जो आपका पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है उससे आपकी न्यू डीएनए कॉपी बनती है, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। Process of formation of new DNA from the parental DNA is known as replication. So next is the structure of DNA. DNA is mainly composed of 3 parts. ठीक है, DNA के mainly 3 main components है. Ribose sugar, okay, nitrogenous bases, and last is the phosphate group. Okay, the 3 main components of the DNA are sugar, nitrogenous bases and the phosphate group. शुगर जो आपने लिखते हो ना डीऑक्सीराइबोज, जो डीऑक्सीराइबोज है शुगर जो आपकी यूज है दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ गया विच शुगर इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए में कौन सी होती है, राइबोज शुगर, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, ये भी क्या होती है, शुगर्स। ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन है, इनमें आपके 5 कार्बन होते हैं, ये सारी शुगर्स हैं, ठीक है। तो डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजिनस बेसिस आपके मेनली 4 काइंड्स के होते हैं, AGCT जो आप लिखते हो। तो पढ़ लो फिर। क्लास लगाई हो तो पता चले। सो नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो आपके 2 तरह के होते हैं, एडेनिन। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस? AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ओके, 4 आपके नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एडेनिन, ग्वानाइन, cytosine, thymine. So these are the different nitrogenous bases present in the DNA. Okay. So last is the phosphate group आपका। तो जो आपकी डीएनए की बैकबोन होती है दैट इज फॉर्म बाय द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। सो डीएनए प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है डीएनए, है ना। सो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है एंड फॉर्म द 3D स्ट्रक्चर और 3D हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, है ना। होगी यहां तक डन। ये आपका हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। यहाँ पे आपके प्रेजेंट होती है नाइट्रोजिनस बेसिस। सो आपका जो एक वर्ल है, एक यहाँ पे टर्न आता है, उसमें आपके 10 नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पैरेलल चेन्स, दैट मींस ये चेन ऐसी चलती जाती है, पैरेलल वर्ड को पता ना, पैरेलल चेन्स बस चलती जा रही हैं। एंटी पैरेलल क्योंकि यहाँ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। आपका यहाँ पे रूल होता है, ए ने हमेशा आपकी बॉन्डिंग बने, ए बॉन्ड बनाएगा टी के साथ और जी विल ऑलवेज बॉन्ड विद द सी, ठीक है। तो
तो इन दोनों में नाइट्रोजनस बेसिस में क्या प्रेजेंट होती हैं? बॉन्ड्स। मेनली कौन सी बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो डीएनए का हेलिक्स है उसे स्टेबलाइज कौन सी बॉन्ड ने करके रखा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। ओके, तो ये आपके दो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो चेन्स हैं, दीज आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आपके एक टर्न में कितने ये जो आपकी लाइंस है, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। सो यू नो व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स? करवाया मैम ने, तो फिर पता क्यों नहीं है? ओके, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स बनती किसकी है? आपने स्टडी किया नाइट्रोजन बेसिस। ओके, तो यहाँ पे आपके नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, वो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में आपकी तीन चीजें आती हैं। अगर तो नाइट्रोजन बेस की बॉन्डिंग हुई है सिर्फ शुगर के साथ, तो वो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड्स। ये आपके न्यूक्लियोसाइड्स। अगर नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, अगर तीनों की बॉन्डिंग हुई है तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। सो अगर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है डीएनए किससे बना हुआ है ना, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए? सो डीएनए इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो उसमें तीनों की बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ए ने हमेशा बॉन्डिंग करनी है टी के साथ। अगर यहाँ पे टी प्रेजेंट है, इट विल ऑलवेज बॉन्ड विद द ए। ठीक है, और ए और टी के बीच में आपकी डबल बॉन्ड्स बनती हैं, और जी और सी के बीच में आपकी होती है ट्रिपल बॉन्डिंग, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो दिस इज द रूल। जी और सी एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं और they are joined with the help of 3 hydrogen bonds, and A और G are joined with the help of 2 hydrogen bonds. ठीक है, तो आपकी डीएनए की पैरेलल चेन्स हैं बट एंटी पैरेलल। दैट मीन्स देखो यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे T है, यहाँ पे G है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C होगा तो वहां पे G होगा। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस चल रहे हैं ना, एक स्ट्रैंड का पता हो सीक्वेंस को हम दूसरे का खुद ही पता कर सकते हैं। ठीक है, so that's why they are anti-parallel in nature, they are complementary to each other. ठीक है, एंटी पैरेलल इसलिए होती है, यहाँ पे आपके लिखा होता है 3-5 बुक्स में देखोगे तो ऐसे आपके लास्ट पे पॉइंट्स लिखे होंगे 5 3 एंड 5 ठीक है, सो यहाँ पे आपके फ्री ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। 5 है तो यहाँ पे आपकी 5 नंबर वाली कार्बन जो है वो फ्री होगी। 3 है तो वहां पे आपका एक OH ग्रुप फ्री होता है, दैट्स वाई उनको नेमिंग दी होती है हमने। ठीक है, वहां पे आपके फ्री ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, सो दैट कि आगे अगर इसने चेन की लेंथनिंग करनी है तो वो कर सकता है। ठीक है, ये आपके आई थिंक सिलेबस में नहीं होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे नेमिंग क्यों की हुई है। ठीक है, अब इनके डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक की 3 to 5 है तो दूसरे की 5 to 3 है, दैट्स वाई दोनों चेन्स को हम बोलते हैं दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। पैरेलल ही है दोनों चेन्स। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, पैरेलल चेन्स हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर है, इट्स ओके, जब उसे खोलोगे तो ऐसे ही स्ट्रैंड होंगे दोनों, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। 3 तो इस स्ट्रैंड का यहाँ 5 3 5 3 इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, दैट मीन्स दे आर एंटी पैरेलल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? अगर ए यहाँ पे है तो इस साइड पे टी होगा, जी है तो यहाँ पे सी होगा, सी है तो जी होगा। अगर एक स्ट्रैंड का पता है तो उसका जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है हम उसका सीक्वेंस खुद नोट कर सकते हैं, सो दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। क्लियर है डीएनए का स्ट्रक्चर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए and what is the full form of RNA? उसने बोलना था। चलो आप ये बता दो, what are the main components of DNA?
बाकी कुछ नहीं प्रेजेंट वहां पे? ओके ओके। So next is the RNA. What is RNA? What is the full form of RNA? Ribose nucleic acid. डीएनए आपका हमेशा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। सो दीज आर, आरएनए की भी कॉम्पोजिशन सेम है। ये भी किससे बना है? 3 मेन पार्ट्स कौन से इसके? शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। डिफरेंस कहाँ पे आता है इसमें? शुगर कौन सी होती है? राइबोज शुगर। डीएनए में प्रेजेंट है डीऑक्सी राइबोज शुगर, बट आरएनए में कौन सी प्रेजेंट है? राइबोज शुगर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके नाइट्रोजिनस बेसिस कौन से प्रेजेंट होते हैं? ए, जी, सी एंड यू। इंस्टेड ऑफ टी, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ आरएनए। ओके, आरएनए में कौन से है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थायमिन इज एब्सेंट इन केस ऑफ आरएनए एंड यूरेसिल इज एब्सेंट इन केस ऑफ डीएनए। ओके, URACIL, यूरेसिल। ओके, तो थर्ड इज द फॉस्फेट ग्रुप, वो उसमें भी प्रेजेंट था, इसमें भी प्रेजेंट है। सो आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंशिएशन आ सकती है, उसमें डिफरेंस आ सकते हैं, ठीक है। सो डीएनए इज द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एंड आरएनए इज द सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। यूरेसिल, URACIL। ओके, और आरएनए इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिव। डीएनए आपका सेल्फ रेप्लिकेटिव है, आरएनए इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिव। सबसे बॉडी में क्या होता है? डीएनए ने डीएनए बनाया, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है, आरएनए जो है वो नॉन रेप्लिकेटिव है, ठीक है। बेटे ये है ही सिंगल स्ट्रैंडेड, पैरेलल एंटी पैरेलल का कोई सीन ही नहीं है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, इसमें आपका पैरेलल एंटी पैरेलल का कुछ नहीं है, ठीक है। डीएनए से आपका आरएनए बनता है, ठीक है, बस आरएनए आगे आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द आरएनए एंड द डीएनए। सो नेक्स्ट इज द, क्या टॉपिक है आपका? So what are genes? The functional part of the DNA. Okay. So characters are expressed in form of, किस फॉर्म में characters express होते हैं? Characters are expressed in forms of proteins. Always. देखो, DNA है, DNA का functional part genes, जीन्स क्या करती हैं? आपकी प्रोटीन्स बनाती हैं, ओके। सो बेसिकली प्रोटीन्स, आपकी बॉडी में जो भी ट्रेट है, एक्सप्रेशन है, दैट आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, ओके। बेसिकली सारा वर्क किसका है? डीएनए का, जीन्स का, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट लॉज ऑफ मेंडल? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? उनका पूरा नाम जॉन जॉर्ज मेंडल, ठीक है। तो उन्होंने अपनी स्टडी किस पे की थी? पी प्लांट्स। पी प्लांट्स पे क्यों स्टडी की थी? कॉन्ट्रास्टिंग, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी किए थे? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इजीली अवेलेबल है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, नंबर ऑफ सीड्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, शॉर्ट लाइफ स्पैन उसका कम है, तो रिप्रोडक्टिव फेज है जल्दी, जितना कम लाइफ स्पैन हो उतनी जल्दी रिप्रोडक्शन का फेज भी तो आएगा ना, ठीक है। तो ये स्टडी करना इजी होगा। तो
तो ये था आपका हेरिडिटी। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो थैंक यू क्लास।